दोस्तों 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दो जजेस जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस आर. महादेवन एक सुओ मोटो केस में एक ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर सिंपल था लेकिन बहुत बड़ा था। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो तुरंत जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सड़कों से पकड़ना शुरू कर दें और इन कुत्तों को शेल्टर्स में भेजा जाए। और फिर कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे देश में डिबेट खड़ी कर दी कि एक बार कुत्ता पकड़ लिया गया तो उसे दोबारा गली में नहीं छोड़ा जाएगा। और कोर्ट यहीं नहीं रुकी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस ड्राइव को रोकने की कोशिश करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। जरूरत पड़े तो फोर्स का भी यूज किया जा सकता है। और कोर्ट का रीजन भी समझना मुश्किल नहीं था। कोर्ट कह रही थी कि मासूम बच्चे रेबीज का शिकार नहीं होने चाहिए। पब्लिक स्पेसेस ऐसी होने चाहिए जहां लोग बिना डर के चल सकें और बच्चे स्कूल जा सकें और लोग पार्क्स में जा सकें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए कि सिर्फ 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही ऑर्डर को चेंज कर दिया और उसके करीब 9 महीने बाद एक तीसरा डिसीजन आया जो आज भी एप्लीकेबल है। तो आखिर 11 अगस्त को कोर्ट ने इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर क्यों दिया, फिर 11 दिन में उस ऑर्डर को बदलना क्यों पड़ा और आज इंडिया में स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक्चुअल लॉ और पॉलिसी आखिर क्या कहती है, ये पूरी कहानी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ नंबर समझने होंगे, क्योंकि जब आप ये नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि असली प्रॉब्लम सिर्फ कुत्ते नहीं है, प्रॉब्लम उससे कहीं बड़ी है। और पहले दुनिया की बात करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग रेबीज की वजह से दुनिया भर में हर साल लगभग 59,000 लोगों की जान जाती है। यानी कि रफली देखें तो हर दिन करीब 160 लोग रेबीज से मरते हैं। अब इसमें एक और डिस्टर्बिंग बात आप देखिए कि रेबीज से मरने वाले लोगों में करीब 40% बच्चे होते हैं और लार्जली ये बच्चे एशिया और अफ्रीका के बच्चे हैं। और ह्यूमन रेबीज के ऑलमोस्ट सारे केसेस में सोर्स क्या होता है? सोर्स सिर्फ एक ही है और वो है डॉग बाइट। 95% से भी ज्यादा डॉग्स से लिंक्ड हैं ये सारे केसेस। अब आइए इंडिया का नंबर देखते हैं। WHO का एक फिगर है जो आपको ऑलमोस्ट हर आर्टिकल मिल जाएगा। दुनिया में रेबीज से होने वाली डेथ्स का लगभग 36% इंडिया में होती हैं डेथ्स। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें तो करीब 65% रेबीज डेथ्स इंडिया में होती हैं। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में रेबीज से मरने वाले 2 लोगों में से एक इंसान ज्यादातर इंडिया का ही होगा। अब डॉग बाइट के नंबर्स देखिए। एक नेशन वाइड स्टडी हुई जिसमें 78,807 हाउस होल्ड्स का सर्वे किया गया। डेटा मार्च 2022 से अगस्त 2023 के बीच कलेक्ट हुआ और स्टडी लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज वाले पब्लिकेशन में पब्लिश हुई। उसका एस्टिमेट था कि इंडिया में हर साल लगभग 91 लाख एनिमल बाइट्स होती हैं और इनमें मेजॉरिटी डॉग बाइट्स हैं। अब केरला का सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जनवरी से अप्रैल 2025 यानी कि सिर्फ 4 महीनों के बीच में 1 लाख से ज्यादा बाइट के केसेस रजिस्टर किए गए और 16 डेथ्स हुई इस दौरान। अब आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू आया होगा तो कोर्ट किस तरह की सिचुएशन देख रही थी। 91 लाख एनिमल बाइट्स एनुअली इंडिया में, सिर्फ बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेटली इस बात से अफेक्टेड भी हैं। और कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि डॉग बाइट विक्टिम्स में 30 से 60% तक 15 साल से कम एज के बच्चे होते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है और ये प्रॉब्लम सिर्फ पब्लिक डिबेट में नहीं है, इंडिया की साइंटिफिक और गवर्नमेंट डेटा सिस्टम में भी ये इशू अभी तक कंप्लीटली सेटल नहीं हुआ है। 2003 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे ने एस्टिमेट किया कि इंडिया में हर साल रफली 17,000 से 20,000 लोग रेबीज से मरते हैं और उस वक्त एनुअल एनिमल बाइट्स का एस्टिमेट था करीब 1 करोड़ 17 लाख। ये जो 20,000 डेथ्स वाला फिगर है ना, ये आज भी आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में दिखेगा। लेकिन फिर 2024-25 में नया लैंसेट सर्वे आया जिसने बताया कि 78,000 से ज्यादा हाउस होल्ड्स पूरे इंडिया का डेटा और उसका एस्टिमेट क्या था कि एनुअल रेबीज डेथ्स 5,726 है। सोचिए 20,000 से सीधा 5,726। अब लॉजिकली 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि इंडिया ने पिछले 20 साल में रेबीज के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी लेकिन लार्जली अननोटिस विक्ट्री अचीव कर ली है और डेथ्स एक्चुअली ड्रामेटिकली कम हुई हैं, लेकिन हमने इस अचीवमेंट को कभी प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हमें अभी भी एक्यूरेटली पता ही नहीं है कि इंडिया में रेबीज से कितने लोग मर रहे हैं। और सच कहूं तो रियलिटी ज्यादा और शायद इन दोनों के बीच में कहीं आकर अटक जाती है। देखिए, डॉग वैक्सीनेशंस डेफिनेटली बढ़े हैं, डॉग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी चलते हैं और डॉग बाइट के बाद मिलने वाली एंटी रेबीज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पहले से इंप्रूव हुई है। इसलिए बिलीव करने का रीजन है कि डेथ्स कम हुई होंगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम देखिए कि इंडिया के पास डॉग्स की कोई प्रॉपर सेंट्रलाइज काउंटिंग एजेंसी नहीं है। डॉग बाइट्स का एक सिंगल इंटीग्रेटेड नेशनल रजिस्टर नहीं है। रेबीज को नोटिफाइबल डिजीज बनाए हुए भी बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। और पब्लिक हेल्थ में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जिस प्रॉब्लम को आप एक्यूरेटली काउंट ही नहीं कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट आप कैसे करेंगे।
और यही वो गैप है जहां से पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है और इवेंचुअली कोर्ट को भी इसी गैप के अंदर एंटर करना पड़ता है। वापस चलते हैं 11 अगस्त 2025 पर, जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने सुओ मोटो केस को लिया और कोई इंडिविजुअल पिटिशनर लेकर कोर्ट इसे नहीं गया और कोर्ट ने खुद न्यूज़पेपर में बच्चों पर स्ट्रे डॉग्स के अटैक्स की रिपोर्ट्स देखी और मैटर को उन्होंने इसको पिकअप किया। और इनिशियल ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट था, सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़ो उन्होंने कहा और उनके लिए शेल्टर्स बनाओ, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। और शेल्टर्स बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 वीक दिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप सीसीटीवी कैमरास लगाएं और डेली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पकड़े गए किसी भी कुत्ते को वापस उसी लोकेलिटी में रिलीज नहीं करना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर को वेलकम किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इशू को नेशनल डिबेट बना दिया। एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स इसे अपोज करने लगे, वेटरिनेरियंस ने क्वेश्चंस रेज किए और इंटरेस्टिंगली कुछ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यह अप्रोच थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है। उनके 2 मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था कि इतने डॉग्स को हम रखेंगे कहां? दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन लाखों में जाएगी और आप कह रहे हैं कि 8 हफ्ते के अंदर इतने शेल्टर्स बना दो कि इन सब डॉग्स को परमानेंटली वहां रखा जा सके। उसके लिए जमीन चाहिए, साथ साथ उसके लिए फंडिंग चाहिए, इतना स्टाफ भी चाहिए और साथ साथ वेटरिनेरियंस चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाना चाहिए होगा और वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम भी होना चाहिए और साथ साथ कंटिन्यूस मेडिकल केयर की भी जरूरत होगी। ये कैपेसिटी ग्राउंड पर अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट था और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और वो है एक्चुअली बायोलॉजी से रिलेटेड। मान लीजिए किसी कॉलोनी में 100 डॉग्स हैं और एक दिन म्युनिसिपल वैन वहां भेजते हैं और सारे डॉग्स को उठाकर शेल्टर में डाल देते हैं। अब आपको लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन इकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है। वो एरिया परमानेंटली खाली रहता है या खाली नहीं रहता है, वहां खाना वहीं पे है, गार्बेज वहीं पे है, टेरिटरी अवेलेबल है और रिसोर्स अवेलेबल है। तो क्या होगा, आसपास के एरियाज के डॉग्स ग्रेजुअली इस वेकेंट टेरिटरी के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। इस फिनोमेना का एक नाम है जिसे कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। आपने बेसिकली डॉग्स हटा दिए लेकिन इकोलॉजिकल स्पेस खाली छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद नए डॉग्स या नए कुत्ते वहां आ जाएंगे। मतलब आपने इंडिविजुअल डॉग्स रिप्लेस कर दिए और डॉग्स की पॉपुलेशन की अंडरलाइंग प्रॉब्लम को आपने लेकिन सॉल्व नहीं किया। इस बीच 5 इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस फाइल हुई और अगले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मैटर मेंशन हुआ। आर्ग्यूमेंट ये था कि 11 अगस्त वाला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ अर्लियर जजमेंट्स और एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क से कॉन्फ्लिक्ट करता था। फिर आती है 22 अगस्त 2025 की डेट। अब बेंच में 3 जजेस थे, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस वीएन अंजारिया। और बेंच ने 11 अगस्त के ऑर्डर को डिस्क्राइब करते हुए 2 शब्द कहे, टू हार्श, यानी कि ये बहुत ही कठोर जजमेंट था। और अब अप्रोच चेंज की सुप्रीम कोर्ट ने और अब कोर्ट ने कहा कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ो, उन्हें स्टेरलाइज करो, डीवर्म करो, वैक्सीनेट करो, लेकिन उसके बाद उन्हें उसी लोकेलिटी में वापस रिलीज करो जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन 2 एक्सेप्शंस रखे गए। पहला, जो पागल कुत्ते हैं, रैबिट डॉग्स और जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, इन्हें वापस रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने एक और इशू एड्रेस किया कि पब्लिक प्लेसेस में रैंडम फीडिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जाए और कहा गया कि डॉग्स के लिए डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएं। मतलब फीडिंग होगी लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने केस को सिर्फ दिल्ली एनसीआर का इशू नहीं रहने दिया, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी उन्होंने इसमें पार्टी बना लिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्ट्रे डॉग्स और रेबीज दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं, ये एक्चुअली एक नेशनल प्रॉब्लम है। कोर्ट बेसिकली पूरे इंडिया के लिए कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क की तरफ जा रहा था। और फिर नेक्स्ट हियरिंग में एक और इंपॉर्टेंट लेयर ऐड हुई। कोर्ट ने कुछ प्लेसेस को स्पेशल कैटेगरी में रखा। उन्होंने कहा कि यह है इंस्टीट्यूशनल एरियाज जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशन। और कोर्ट ने कहा कि इन जगहों के लिए रूल थोड़ा अलग होगा। अगर यहां से स्ट्रे डॉग रिमूव किया गया तो उसे वापस उसी इंस्टीट्यूशनल एरिया में रिलीज नहीं किया जाएगा। यानी कि कोर्ट ने एक मिडिल पाथ क्रिएट करने की कोशिश की। नॉर्मल लोकेलिटी में आप डॉग को पकड़ो, उसे स्टेरलाइज करो, वैक्सीनेट करो और वापस रिलीज करो। लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव प्लेसेस जहां बच्चे, पेशेंट्स और वल्नरेबल लोग होते हैं, वहां से डॉग को रिमूव किया जा सकता है। और फिर आती है 19 मई 2026 की वो डेट जिस दिन आया फाइनल जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपहोल्ड किया। एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क के अंडर स्टेट्स को डायरेक्शंस भी दिए गए और इस पूरे जजमेंट के सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था और वो था आर्टिकल 21 या राइट टू लाइफ। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट ब्रॉडली ये था कि अनकंट्रोल्ड मैनर में पब्लिक स्पेसेस में घूमने वाले डॉग्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके राइट टू लाइफ और सेफ्टी को एक्चुअली थ्रेटन करते हैं। लेकिन इसी जजमेंट में कोर्ट ने एक और बाउंड्री ड्रॉ की, उसे कहा गया यूथनाशिया, यानी कि डॉग को मेडिकली मारना या रूटीन सॉल्यूशन नहीं माना गया। इसको सिर्फ 3 सिचुएशंस तक रेस्ट्रिक्ट किया गया। पहला, यूथनेशिया सिर्फ या फिर जबरदस्ती मारने वाला जो प्रावधान है वो सिर्फ उनके लिए होगा जिन डॉग्स को रेबीज है या फिर उन्हें इनक्यूरेबल डिजीज है या फिर वो प्रूवन है कि ये लोग डेंजरस हैं या ये वाले डॉग्स जो हैं डेंजरस हैं।
और कोर्ट ने स्टेट्स के लिए कंप्लायंस की डेडलाइन भी सेट की। स्टेट्स को 7 अगस्त 2026 तक एफिडेविट्स फाइल करने थे और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 को कोर्ट के सामने आनी थी। मतलब एक चीज समझिए कि ये स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये स्टोरी अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ देर के लिए सुप्रीम कोर्ट को साइड में रखते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली देखें तो असली एनीमी एक्चुअली कुत्ते नहीं है, असली एनीमी है वायरस, और वो है रेबीज का वायरस। और रेबीज वायरस के बिहेवियर में एक ऐसी चीज होती है जो इस दुनिया के ऑलमोस्ट हर दूसरे कॉमन इन्फेक्शन से डिफरेंट बना देती है। जब रेबीज वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इमीडिएटली ब्लड के थ्रू सर्कुलेट नहीं करता, ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ट्रेवल करता है, यानी कि एक नर्व से दूसरी नर्व धीरे धीरे आपके दिमाग की ओर बढ़ता है। क्योंकि इनिशियली वायरस ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर रहा होता है, तो इम्यून सिस्टम के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही स्ट्रेंज होता है। किसी में सिम्टम्स 1 वीक के आसपास आ सकते हैं या किसी में कुछ महीने बाद, और रेयर सिचुएशंस में 1 साल या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बाइट आखिर कहां हुई थी, वायरस को ब्रेन तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और जनरली ब्रेन से बाइट जितना दूर होगा वायरस को ट्रैवल करने में उतना ही ज्यादा टाइम मिल जाता है। और ये डिले ही एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो विंडो है वो बाइट होने और सिम्टम शुरू होने के बीच की, इसी विंडो में हम इंसान को बचा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन वायरस ब्रेन तक पहुंच गया और क्लिनिकल सिम्टम स्टार्ट हो गए, उस स्टेज पर मॉडर्न मेडिसिन के पास ऑलमोस्ट कोई भी इफेक्टिव क्योर नहीं बचता है। सिम्टम्स डेवलप होने के बाद रेबीज का सर्वाइवल ऑलमोस्ट 0 है, और मेडिकल लिटरेचर में सर्वाइवल के कुछ रेयर केसेस डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो बिल्कुल एक्सेप्शंस की तरह है, वो रूल नहीं। इसलिए रेबीज के बारे में एक बहुत स्ट्रेंज स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू है, वो ये है कि ये डिजीज ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है, लेकिन सिम्टम स्टार्ट होने के बाद में ऑलमोस्ट कंप्लीटली फेटल भी है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल पार्ट पर, कि कल को अगर आपको या आपके बच्चे को या आपके दोस्त को, किसी को भी कुत्ता काट ले, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। यूजुअली हमारे दिमाग में आता है कि हॉस्पिटल भागो। हॉस्पिटल जाना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉस्पिटल से भी पहले एक इमीडिएट स्टेप है कि वो जहां काटा है, जो वुंड है, उसे आप धोइए, प्रॉपर्ली उसे वॉश कीजिए सोप और रनिंग वाटर से, और 1-2 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट तक। और ये कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, ये WHO और इंडिया के नेशनल रेबीज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का बेसिक फर्स्ट स्टेप है। और इसका रीजन सिंपल है कि रेबीज एक एनवलप्ड वायरस है। सोप वायरस के ऊपर आउटर एनवलप को डिसरप्ट करने में हेल्प करता है, और रनिंग वाटर फिजिकली वुंड से वायरल मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसलिए 15 मिनट वॉशिंग कोई सिंबॉलिक स्टेप नहीं है, ये जेन्युइनली इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जब आपको डॉग बाइट हो। और आयरनी ये है कि इंडिया में इसी सिंपल स्टेप को बहुत लोग स्किप कर देते हैं। हम जब डॉग काटता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहां या तो काली मिर्ची लगा देंगे या हल्दी लगा देंगे या कोई तेल लगा देंगे, और कोई उस वुंड को या उस घाव को तुरंत टाइटली कवर भी कर देता है। और कुछ जगहों पर लोग झाड़ फूंक या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के चक्कर में भी चले जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों का रेबीज वायरस पर कोई मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं होता है। उल्टा कुछ चीजें वुंड को और इरिटेट या इन्फेक्ट भी कर सकती हैं। इसलिए पहला काम है सोप और रनिंग वाटर से मिनिमम 15 मिनट तक आप उसे धोएं, और उसके बाद में आप डॉक्टर के पास जाएं इमीडिएटली। अब डॉक्टर के लेवल पर ब्रॉडली 2 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हो सकते हैं। पहला, एंटी रेबीज वैक्सीन। वैक्सीन बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है कि रेबीज वायरस को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कैसे बनानी है, लेकिन एंटीबॉडीज डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से कुछ सीरियस एक्सपोजर्स में सेकेंड इंटरवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेबीज इम्यूनोग्लोबिन्स, RIG। ये बेसिकली रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। इन्हें वुंड के अराउंड एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ताकि जब तक वैक्सीन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी अपनी एंटीबॉडीज बनाए, तब तक वायरस को लोकली न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब बाइट की कैटेगरी क्या है, वैक्सीन का एग्जैक्टली शेड्यूल क्या होगा और RIG की जरूरत है या नहीं, ये डिसीजन एक्चुअली डॉक्टर करेगा। यूट्यूब पर मैं नहीं कर सकता और मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि RIG नाम की एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जिस्ट करती है, ताकि अगर कभी सीरियस डॉग बाइट हो तो आपको पता हो कि डॉक्टर से आपको क्या डिस्कस करना है। और वापस उस लैंसेट सर्वे पर आते हैं, क्योंकि उस सर्वे का एक डेटा पॉइंट हमें बताता है कि इंडिया की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, डॉग बाइट विक्टिम्स में लगभग 20% लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली थी, और 2/3 के आसपास लोगों ने एटलीस्ट 3 डोजेस ली। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट की उनमें भी एक मेजर प्रॉब्लम थी, रफली आधे लोग कंप्लीटली कोर्स को फिनिश नहीं कर पाए। और सबसे डिस्टर्बिंग फिगर है RIG का, कि जिन लोगों को पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी कि RIG की जरूरत थी, उनमें से रफली 10% को RIG मिला। अब इसका इंप्लीकेशन समझिए कि इंडिया में रेबीज से सिर्फ इसलिए नहीं हार रहा है क्योंकि वैक्सीन इन्वेंट नहीं हुई है। वैक्सीन हमारे पास में है, साइंस हमारे पास में है। प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट पूरे
ट्रीटमेंट पाथवे को कंप्लीट नहीं कर पाता है और पहली डोज लग जाती है, दर्द कम हो जाता है, वुंड हील होना शुरू होता है और कुत्ता भी नॉर्मल घूम रहा है और ऑफिस जाना है और डेली वेज वर्कर है, तो एक दिन काम छोड़ने का मतलब इनकम लॉस है और हॉस्पिटल भी दूर लगता है, तो सेकेंड डोज जनरली ऐसे में मिस हो जाती है और फिर थर्ड डोज तो कभी लग ही नहीं पाती है। और 2025 के एक नेशन वाइड असेसमेंट ने यह भी इंडिकेट किया कि RIG जो कि सीरियस एक्सपोजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पर ये अवेलेबल भी नहीं है। यानी कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वैक्सीन बनी हुई है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है, लेकिन सप्लाई चेन और पेशेंट फॉलोअप के बीच में सिस्टम ब्रेक हो जाता है। और एक अनकंफर्टेबल पॉइंट भी डिस्कस करना यहां जरूरी है, क्योंकि इसे हाइड करना साइंटिफिकली थोड़ा गलत होगा। केरला में जिन 16 डेथ्स की हमने बात की, उनमें कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी थे जिन्हें वैक्सीनेशन एक्चुअली मिला भी था। और 2023 में लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में एक पेपर पब्लिश हुआ, टाइटल था इमर्जेंस ऑफ रेबीज अमंग वैक्सीनेटेड ह्यूमंस इन इंडिया, अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। अब इस सेंटेंस को गलत मत समझना, इसका मतलब ये नहीं है कि रेबीज वैक्सीन काम नहीं करती है, वैक्सीन काम करती है, ये एस्टैब्लिश साइंस है। पॉइंट ये है कि रेबीज प्रिवेंशन सिर्फ इंजेक्शन लग गया का नाम नहीं है, पूरा प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। अगर वुंड प्रॉपर्ली वॉश नहीं हुआ, अगर RIG की जरूरत थी लेकिन RIG नहीं मिला, अगर वैक्सीन कोर्स इनकम्प्लीट रहा, या बाइट ब्रेन के बहुत क्लोज एरिया पर हुई, जैसे कि फेस पर या हेड पर या नेक पर, जहां वायरस को नर्वस सिस्टम के थ्रू कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती थी, तो सिचुएशन ज्यादा सीरियस हो सकती है और हर एक स्टेप जो आप मिस करते हैं उस विंडो को छोटा कर सकता है। अब नेचुरली सवाल आता है, तो रेबीज का रियल सॉल्यूशन क्या है? इंटरेस्टिंगली यहां साइंस का आंसर काफी क्लियर है और यह आंसर टीवी डिबेट्स में चलने वाली डॉग्स को हटाओ वर्सेस डॉग्स को बचाओ डिबेट से काफी डिफरेंट भी है। रेबीज को कंट्रोल करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ये नहीं है कि पहले डॉग इंसान को बाइट करे और फिर हर इंसान को वैक्सीन लगाते रहो। बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि हम डॉग्स को भी वैक्सीनेट कर दें। ग्लोबल रिसर्च ब्रॉडली ये सजेस्ट करती है कि अगर किसी एरिया में 70% डॉग पॉपुलेशन को इफेक्टिवली वैक्सीनेट कर दिया जाए तो रेबीज वायरस की ट्रांसमिशन चेन को क्लियरली ब्रेक किया जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं और डॉग मीडिएटेड रेबीज को एलिमिनेट करने में दुनिया के कई कंट्रीज ने इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया है। इंडिया का अपना प्रोग्राम भी इसी डायरेक्शन में काम करता है, जिसे हम कहते हैं NAPRE, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन। इसका बेसिक लॉजिक भी यही है कि डॉग पॉपुलेशन और वैक्सीनेशन कवरेज को इंक्रीज किया जाए, ह्यूमन एक्सपोजर होने पर प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट इंश्योर किया जाए और रेबीज ट्रांसमिशन को सिस्टमैटिकली ब्रेक कर दिया जाए। प्लान का टारगेट था 2025 तक अराउंड 75% डॉग वैक्सीनेशन कवरेज और 2030 तक ह्यूमन रेबीज डेथ्स में 75% रिडक्शन, और ग्लोबली भी यही टारगेट है। नाम है 0/30 और गोल सिंपल है कि 2030 तक डॉग मीडिएटेड रेबीज की वजह से एक भी ह्यूमन डेथ नहीं होनी चाहिए। अब 1 मिनट के लिए पूरी स्टोरी को जूम आउट करके देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रही है, कुत्ते गली में रहेंगे या शेल्टर में रहेंगे, इस बात पर चर्चा हो रही है। पब्लिक डिबेट्स में 2 साइड्स बनी हुई है। एक तरफ पेरेंट्स हैं, इमेजिन करिए उन पेरेंट्स को जिनके 4 साल 5 साल या 7 साल के बच्चे को स्ट्रीट डॉग ने अटैक किया हो और काट लिया हो। उनके लिए फिलोसफिकल डिबेट नहीं है, उनके लिए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर ग्रुप और वो सिटीजंस हैं जो कहते हैं कि एनिमल्स को सिंपली पकड़कर ओवरक्राउडेड शेल्टर्स में डाल देना या उन्हें मार देना सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। और दिक्कत यह है कि दोनों साइड्स के पास में अपनी अपनी वैलिड रियलिटी है, लेकिन इस पूरे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक थर्ड इशू है जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई भी प्राइम टाइम डिबेट नहीं कर रहा है। वो ये है कि म्युनिसिपल वेटरनरी कैपेसिटी। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया की सिटीज में कितने म्युनिसिपल वेटरनेरियंस हैं, कितनी एनिमल बर्थ कंट्रोल फैसिलिटीज एक्चुअली फंक्शनल है, और हर साल कितने स्ट्रे डॉग्स को स्टेरलाइज किया जा रहा है, कितने डॉग को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है और कितने शेल्टर्स पेपर पर सैंक्शन है और ग्राउंड पर कितने एग्जिस्ट करते हैं, उन शेल्टर्स की कैपेसिटी क्या है, कितने ट्रेन डॉग कैचिंग टीम्स हैं और कितने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये वही क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर स्टेट्स को 7 अगस्त 2026 तक सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट्स के थ्रू देने थे और कंसोलिडेटेड पिक्चर 17 नवंबर 2026 को कोर्ट के सामने आनी है। तो दोस्तों, इंडिया में जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर डिबेट ऑलमोस्ट हमेशा 2 कैंप्स में डिवाइड हो जाती है। एक कैंप कहता है कि सारे कुत्ते हटा दो, दूसरा कैंप कहता है कि डॉग्स को टच भी मत करो। और जब दोनों तरफ से शाउटिंग स्टार्ट होती है तो बीच में अनकंफर्टेबल ट्रूथ डिसअपियर हो जाता है, जो एक्चुअली दोनों साइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक 4 साल का बच्चा जिसे गली में कुत्ते ने काट लिया है, वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का एक नंबर नहीं है, उसके पीछे एक फैमिली है, एक माँ है, एक पिताजी हैं और एक डर है। हॉस्पिटल की लगातार विजिट्स हैं और वैक्सीन हैं, और रेबीज का वो डर है जो तब तक फैमिली के साथ रहता है जब तक ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ 1-2 जो 5-7 साल से उसी कॉलोनी में रह रहे हैं, वो कुत्ते जो वहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं, जो स्टेरलाइज हैं और वैक्सीनेटेड हैं,
उसे सिंपली पकड़कर एक ऑलरेडी ओवरक्राउडेड शेल्टर में डाल देना भी ऑटोमेटिकली साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। और शायद इसी पॉइंट पर हमें पूरी डिबेट को डॉग्स वर्सेस ह्यूमंस के फ्रेम से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज दुनिया की उन रेयर डिजीजेस में से एक है जिसके बारे में ह्यूमैनिटी कॉन्फिडेंटली कह सकती है कि हम इसे प्रिवेंट करना जानते हैं। हमारे पास इसकी वैक्सीन है, हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोटोकॉल है, हमारे पास डॉग वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी है, हमारे पास स्टेरिलाइजेशन फ्रेमवर्क है, हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान है और हमारे पास एक डेडलाइन भी है। तो फिर सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि रेबीज प्रिवेंट कैसे करनी है, तो इंडिया में लोग आज भी रेबीज से क्यों मर रहे हैं? शायद इसका आंसर डॉग के दांत में नहीं है, इसका आंसर है उन खाली रजिस्टर्स में जहां किसी को प्रॉपर्ली पता ही नहीं है कि सिटी में कितने कुत्ते हैं। आंसर उस म्युनिसिपल सिस्टम में है जिसके पास स्टेरिलाइजेशन का टारगेट तो है, लेकिन वेटरिनेरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इस टारगेट को मीट करने के लिए। और आंसर उस डिस्पेंसरी में भी है जहां पेशेंट डॉग बाइट के बाद पहुंच तो गया, लेकिन RIG वहां स्टॉक में अवेलेबल ही नहीं है। आंसर उस फैमिली में है जिसे पता ही नहीं है कि वुंड जब हुआ है, जब कुत्ता काटा है, तो उसे साबुन के साथ में धोना है और लगभग 15 मिनट तक उसे रनिंग वाटर में वॉश करना है। और आंसर उस आदमी में भी है जिसने डॉग बाइट के बाद वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली, फिर वुंड ठीक दिखने लगा उसे और लाइफ उसकी नॉर्मल हो गई, वो काम पर जाना शुरू कर देता है और वो दूसरी डोज के लिए वापस कभी नहीं पहुंच पाता। रेबीज को ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है, साइंस के पास सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन तभी काम करेगा जब सिर्फ पेशेंट नहीं पूरा सिस्टम अपना कोर्स कंप्लीट करेगा। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट StudyIQIS। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल से @anthropological। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, और किन और टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। StudyIQIS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।